वीएनआई के दर्शकों को मेरा आदाब। कहते हैं हर कमाले राज वाले या हर उरूजे राज वाले, यानी हर उरूज को, हर कमाल को एक ज़वाल ज़रूर है। ये दुनिया नापायदार है और इसमें कोई इंसान कितना ही उरूज हासिल कर ले उसे ज़वाल ज़रूर मिलता है। ख़ास तौर पर उसको तो ज़रूर ज़वाल आता है कि जिसने गैर फितरी बुनियादों पर या बदनवानी की बुनियादों पर उरूज और कमाल हासिल किया हो। ये मिसाल फिट होती है हिंदुस्तान के एक गैर मुकीम हिंदुस्तानी जो यूएई में, और बल्कि मैं कहूँगा कि 29 मुल्कों में जिनका कारोबार है, लेकिन यूएई ने उनको इतना उरूज पहुँचाया, वो हैं बीआर शेट्टी। इस वक्त उन पर ज़बरदस्त ज़वाल आया हुआ है। मैं आपको बहुत मुख्तसर बताऊंगा। 1973 में हिंदुस्तान से एक साहब, 31 साल का एक नौजवान, महज $8, यानी उस ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 रुपये रहे होंगे, लेकर यूएई पहुंचा और यूएई ने उसको वेलकम किया और उसने भी वहां काम किया, लेकिन एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम किया। और आज की तारीख़ में उसका जो एसेट्स हैं वो 3.5 बिलियन यानी कि $3.5 बिलियन का कारोबार था। उसने दुनिया के 29 मुल्कों में 200 हॉस्पिटल बनाए और यूएई में ख़ास तौर पर अपना बेस बनाया। वहाँ अपना इतना बड़ा मकाम बना लिया कि हिंदुस्तान से कोई भी वज़ीर आज़म या सदर जाता वहाँ, तो वहाँ के हुक्मरान इस्तकबाल के लिए जब खड़े होते तो बीआर शेट्टी भी उस लाइन में खड़े होते। यानी उन्होंने वहाँ के हुक्मरानों के दिलों में अपना एक ऐसा मकाम पैदा कर लिया। मगर पिछले दिनों उनके तमाम असासे, उनके तमाम एसेट्स सीज़ कर दिए गए हैं यूएई का जो सेंट्रल बैंक है उसके ऑर्डर पर। और लंदन में एक कोर्ट में उन पर एक केस चला था, तो लंदन की कोर्ट ने भी यूएई को ये इत्तला दी थी कि हमने अपने यहाँ इनके साथ ये सलूक किया है, चूँकि इन्होंने तमाम फ्रॉड के ज़रिए ये अपनी जायदाद बनाई है। फ्रॉड क्या है मैं आपको बहुत मुख्तसर सा बताता हूँ। उनका जो टोटल इस वक्त असेट्स हैं वो हैं $3.5 बिलियन। ये बहुत बड़ी रकम होती है। 29 मुल्कों में जिसके 200 हॉस्पिटल हों बड़े बड़े, आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि कितने बड़े बड़े उनके हॉस्पिटल हैं। उनको अचानक उनका सीज हो जाता है सारे एसेट्स। तो ये किस वजह से हो जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। टोटल एसेट्स उनके पास $3.5 बिलियन, लेकिन देनदारी जब उनकी देखी गई, जब कंघाला गया, केस चला, ऑडिट किया गया, तो देनदारी इसकी डबल $6.6 बिलियन देनदारी निकली। आपको एक लुत्फ़ की बात बताता हूँ बहुत मुख्तसरन कि यूएई और दुनिया के मुख्तलिफ 80 बैंकों से इन्होंने लोन ले रखा था। इन बैंकों में कैसे कैसे नाम है मैं आपको बताता हूँ। दुबई इस्लामी बैंक, नूर बैंक, एनडीबी शरिया कंप्लाइंट पॉइंट यूनिट, अमारात इस्लामिक बैंक, अजमान बैंक, सलमान बैंक और बहुत सारे बैंक। इसके अलावा कुछ कंपनियों के साथ भी इन्होंने फ्रॉड किया। तो क्या हुआ कि जैसे ही ये खबर आई तो इनके शेयर्स गिर गए तो ये वहाँ से हिंदुस्तान भाग आए और इनके तमाम एसेट्स यूएई में सीज कर लिए गए हैं। इन्हीं के नहीं बल्कि इनकी फैमिली के, इनके बच्चों के, इनकी बीवी के, इनके और दूसरे रिश्तेदारों के एसेट्स सील्स कर लिए गए। एक होता है बेनामी, यानी कि इंसान अपने अलावा भी दूसरों के नाम से कुछ एसेट्स ले लेता है, तो इनके तमाम बेनामी जो एसेट्स हैं वो भी सीज कर लिए गए। बेनामी एसेट्स इंसान अपने रिश्तेदारों के ही नाम से लेता है या करीबी मिलने जुलने वाले दोस्तों के नाम से। तो इनका वहाँ ज़बरदस्त ज़वाल आया। एक मैं आपको इनका बैकग्राउंड और बताता हूँ कि ये हिंदुस्तान में जब थे 31 साल की उम्र तक, तो इनका बैकग्राउंड जनसंघ से था, यानी जनसंघ के साथ ये लगे हुए थे। उस वक्त बीजेपी नहीं थी। बाद में फिर जब बीजेपी आई तो इनके ताल्लुकात अटल बिहारी वाजपेयी से भी बने, उनके साथ इनके फ़ोटोज़ भी हैं। इनके ताल्लुकात नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी बने। और प्राइम मिनिस्टर जब भी यूएई के देशों में गए तो वहाँ बीआर शेट्टी
मौजूद रहे। एक और मैं इनकी बात बताता हूँ कि केरला में 2016 में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने एक एनआरआईज के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग की थी और उसमें इस बात का जायज़ा लिया गया था कि गल्फ़ देशों में, खाड़ी देशों में आरएसएस किस तरह से अपनी पैठ बनाए, उसके लिए वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन से मोहन भागवत ने बात की थी बंद कमरे में। तो उसमें बी आर शेट्टी साहब भी मौजूद थे और इन्होंने बहुत बड़ा रोल उसमें प्ले किया था। तो 2000 और 2019 में इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग भी की थी और इन्होंने मुल्क में वापस आकर, यानी देश में, हिंदुस्तान में वापस आकर इन्वेस्ट करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। यानी आप देखिए कि जिस आदमी के यूएई में जो आदमी $8 लेके गया हो और आज उसका $3.5 बिलियन का एसेट हो और वो अब और पूरी दुनिया में उसके 200 हॉस्पिटल हों, ख़ासतौर पर गल्फ़ देशों में बहुत सारी उसकी कंपनियां हों, लेकिन अब वो ये कहता हो कि मैं तो अपने देश वापस आके सेटल होना चाहता हूँ और यहीं आके कारोबार करना चाहता हूँ, बल्कि यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो कुछ ना कुछ था गलत। और सुनिए, अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया। उसके बाद इन्होंने सितंबर 2019 में कहा था, यानी अगले ही महीने, कि कश्मीर में 3000 एकड़ ज़मीन लेकर मैं उस पर फिल्म सिटी बनाऊंगा। और इन्होंने ये भी कहा था कि मुझे तीनों स्टेट से, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ऑफ़र भी मिल गई है 3000 एकड़ ज़मीन की। अब आप देखिए इनके असर रसूख का आप अंदाज़ा लगाइए। कोस्टल डाइजेस्ट एक मैगजीन है, उसकी रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि आरएसएस गल्फ़ में अपने हामियों की मदद से अपनी जड़ें मजबूत बनाना चाहता है। तो अब आइए हम वापस आ जाते हैं। यूएई में 34,20,000 हिंदुस्तानी हैं और 2005 की रिपोर्ट के मुताबिक 33,000 लोग ऐसे हिंदुस्तानी ऐसे थे जो मिलियनियर्स थे, यानी अरबपति, और 30 लोग ऐसे थे, 30 हिंदुस्तानी जो बिलियनियर्स थे, यानी कि खरबपति। तो उन्हीं में से एक ये थे। कुवैत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने हिंदुस्तान में जो मुसलमानों पर मजालिम हो रहे हैं, जो पूरी दुनिया के सामने हैं, हम नहीं कहने जाते किसी से कि हमारे ऊपर ये हो रहा है, हम तो अपने देश में ही रहकर उनसे लड़ते हैं। तो कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने एक लेटर लिखा ओआईसी को कि इसके ख़िलाफ़ जो है एक्शन लिया जाए, और कुवैत ने अभी तक उसकी तरदीद भी नहीं की है। कुवैत के हिंदुस्तान में जो सफ़ीर हैं उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की है कि हमारे ताल्लुकात हिंदुस्तान से बहुत अच्छे हैं। तो इस पूरे तनाजुर में आप देख सकते हैं, मोहन भागवत साहब ने, जो आरएसएस के चीफ हैं, 27 अप्रैल को एक बयान जारी किया था जिसके ताल्लुक से मैं पिछले एपिसोड में बात कर चुका हूँ। और उन्होंने कहा था कि किसी एक की गलती को पूरी कौम पे नहीं, के सर नहीं बढ़ा जा सकता। वो तबलीगी जमात के संदर्भ में था, उस पर आज ज़्यादा बात करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि कुवैत से हिंदुस्तान के जो ट्रेड रिलेशंस हैं, 2017 में कुवैत से हमने $1365 मिलियन का कारोबार किया था, लेकिन ये घट रहा है मुसलसल। 2018 में ये 669 यानी कि $669 मिलियन रह गया। अब आप देखिए कि वज़ीर आज़म का एक और बयान आया है जिस पर हमने पिछले एपिसोड में बात नहीं की थी, वो बाद में आया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से उन्होंने एड्रेस किया, रमज़ान की मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि दुआ कीजिए, हो सकता है कि ईद तक और ईद की वजह से ये प्रकोप, ये जो महामारी है, ये ख़त्म हो जाए हिंदुस्तान से। हमारी भी दुआ है और हम मुसलमानों से भी अपील करेंगे कि रमज़ान में अपने इबादतगाहों में, अपने घरों में, रमज़ान में तरावीह के बाद, नमाज़ों के बाद ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह हमारे मुल्क से इस आफत को दूर कर दे और हमारी सरकार, प्राइम मिनिस्टर जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाबी दे। तो प्राइम मिनिस्टर ने ईद तक के बारे में बात की कि हो सकता है कि ईद हम अच्छे हालात में मनाएं। तो लेकिन दरअसल क्या है कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बराबर ये कोशिश कर रहे हैं और अपने काउंटर पार्ट से यूएई में, गल्फ़ देशों में बात कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही है। मगर उसके बावजूद मुसलमानों को, सब्ज़ी फरोशों को, तबलीग जमात के नाम पर दाढ़ी टोपी वालों को सताना जारी है और जिन तबलीग जमात वालों की क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी हो गई है उनको भी छोड़ा नहीं गया है। बहुत से ऐसे हैं कि जिनकी सैंपल चले गए थे, लेकिन 28-28 दिनों बाद रिपोर्ट
नहीं आई है। अंदाज़ा ये है कि उनके सैंपल खो गए हैं, उनके दोबारा सैंपल भेजे जा रहे हैं। वो लोग बहुत परेशान हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, उनके घर वाले परेशान हैं। एक रिपोर्ट तो ये भी आई है कि मर्दों को छोड़ दिया गया है और उनके घरों की औरतें और बच्चे अभी तक क्वारंटाइन या आइसोलेशन में हैं। तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ आप इतना वो कर रहे हैं, खाड़ी देशों से कह रहे हैं और मुसलमानों से भी कह रहे हैं, रमज़ान की मुबारकबाद भी दे रहे हैं, एक तरफ ये हाल है। अब मैं वापस आता हूँ उसी पर। अबू धाबी में इनका ज़बरदस्त असर था बी आर शेट्टी साहब का। इनके बारे में बताया जाता है कि ये आरएसएस को हिंदुस्तान में फंडिंग करते थे और इसके अलावा भी कुछ और ऑर्गेनाइजेशन को करते थे। हमारे पास इसकी कोई पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको कोस्टल डाइजेस्ट की 2005 की रिपोर्ट का हवाला मैंने आपको बता दिया है कि उसने ये लिखा है। इसके अलावा खुद गूगल पर भी लिखा गया है, हर जगह मौजूद है कि इनका ताल्लुक जनसंघ से है। जब ये 31 साल के थे, 1973 में जब ये चले गए थे, उसके बाद भी फिर इन्होंने कर्नाटक में एक बहुत छोटा सा इलेक्शन लड़ा। मुझे तो हैरत हो रही है कि इतना बड़ा आदमी छोटा इलेक्शन लड़ता है म्यूनसिपल काउंसिल का, और उसमें नरेंद्र मोदी साहब और जो हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर हैं और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी, उन्होंने इनके लिए मुहिम चलाई थी। ये विकिपीडिया पे भी लिखा हुआ है। तो देखिए, वो मैंने जो मिसाल आपको दी थी फारसी की कि हर कमाले रा ज़वाले, हर उरूज रा ज़वाले, कि हर उरूज को एक ज़वाल है। अरबों में एक बात ज़रूर है, चाहे उनके वो मुसलमानों को कोई एतबार करें ना करें, हिंदुस्तान के उनको बहुत ज़्यादा भाव दें ना दें, लेकिन उनके यहाँ एक ख़ास बात बहुत है, बड़ी अच्छी बात है कि वो करप्शन को बर्दाश्त नहीं करते। तो जब बी आर शेट्टी साहब के करप्शन की रिपोर्ट उन तक पहुंची कि इन्होंने करप्शन के ज़रिए ये सब किया है और इनका जो टोटल एसेट्स है उनसे ज़्यादा इनकी देनदारी है, 80 बैंकों को इन्होंने चूना लगा दिया है, तो फ़ौरन उन्होंने इनको सीज़ कर लिया है। तो एक जो यहाँ धारणा बनी हुई है भारत में कि इस वजह से इनके एसेट सीज़ किए गए हैं कि इनके ताल्लुकात आरएसएस से हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी अफवाहों पर ध्यान देना नहीं चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ अपने प्रधानमंत्री को आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी पार्टी को बहुत उरूज मिला। 2014 में आपको बहुत भारी बहुमत से आपने सरकार बनाई, 2019 में फिर आपने भारी बहुमत से सरकार बनाई और हो सकता है कि फिर आप बना लें। लेकिन ये याद रखें कि हर उरूज को सवाल है, यानी जो एक ऊंचे पहुंचता है, ऊंचाई पे पहुंचता है, तो उसका एक सेचुरेशन पॉइंट ज़रूर आता है। दुनिया में अल्टीमेट कुछ नहीं है, अल्टीमेट तो सिर्फ एक ही ताकत है, वो है अल्लाह की ताकत, जिसने आपको उरूज बख्शा है और जिसने हमें आपकी रैयत बनाया है। यानी हम आज आपकी रैयत में हैं, हमारे साथ आप जैसा चाहें सलूक करें, हम कहीं नहीं जा रहे इसकी शिकायत करने। लेकिन एक ताकत है जो देख रही है और उस ताकत से सबको डरना चाहिए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इंडिपेंडेंट, फियरलेस और ऑनेस्ट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।